अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पेडागोजी के लेक्चर 2 में आपको वेलकम करते हैं। और ये फ़ेज़ 2 है जिसका लेक्चर 2 है पेडागोजी का। मैं पेडागोजी पे ज़्यादा फोकस इसलिए करूँगा क्योंकि हमारा 80% जो पोर्शन है एसएसटी का जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पेडागोजी के ऊपर बेस करता है, जिसको हम प्रोफेशनल टेस्ट भी कहते हैं। तो इंग्लिश 20% है। अगर हम देखें तो हमने 5 दिन रखे हुए हैं अपने 1 वीक में लेक्चर के, तो जिसमें से हम इस फ़ेज़ 2 में जो है ना वो 3:2 की रेशियो से चलेंगे इंशाल्लाह। यानी 3 पेडागोजी के लेक्चर्स होंगे एक हफ्ते में और 2 जो है वो इंग्लिश के होंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत की वजह से ऑलरेडी कुछ डिले हो गया काम 4-5 दिन में। तो अब होपफुली कि इंशाल्लाह कुछ बेटर हुई है तबीयत, तो आगे इसमें तसलसल ही रहेगा। तो बड़ा ये है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ थोड़े से एक्सप्लेनेशन वाले होंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी, जैसे हमने इसके पिछले लेक्चर में देखा था कि उसमें साथ में मैंने अलग से स्टिकी नोट की तरह बनाई हुई थी पॉपअप विंडोज़। तो उसमें मैं फिर साथ जो ना बता रहा था। तो इस वाले में जो है ना वो इस तरह का रुझान कम है अभी। और सेकेंडली मैंने ये भी बताया था कि ये लेक्चर्स जो है ना वो मिक्सअप होंगे, यानी इसमें डोमेन वाइज हम नहीं चलेंगे। जैसे फ़ेज़ 1 में हम अपने सारे जो टॉपिक्स थे उनको एक एक करके कवर किया था, इसमें हम मिक्सअप एक हम जो है ना वो लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलें इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने। द प्रोसेस of evaluating students performance at the end of an instructional unit is known as। आपको पता होगा कि किसी भी यूनिट के या प्रोजेक्ट के या टर्म के इख्तिताम पे जो हमने पढ़ा था इसके फ़ेज़ 1 में जो हमने पेडागोजी के पढ़े थे टेस्टिंग एंड एवेलुएशन में, तो उसमें हमने ये वाला भी उस वक़्त पढ़ा था। इसमें थोड़ा सा उसका सब्जेक्ट लाइन चेंज है, तो इसलिए मैंने उसको ऐड कर लिया है। तो ये समेटिव असेसमेंट है, ठीक है, जो किसी भी टर्म या प्रोजेक्ट के एंड पे जो है ना वो एवेलुएशन के लिए यूज़ होती है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए। सेकंड है द टर्म कंस्ट्रक्टिविज़म इन एजुकेशन एम्फसाइजेस डेमोंस्ट्रेशन या नॉलेज कंस्ट्रक्शन थ्रू एक्सपीरियंस। तो जो कंस्ट्रक्टिविज़म है ना, ये कंस्ट्रक्शन से लफ्ज़ या टर्म बनी है, और ये कंस्ट्रक्शन किसके थ्रू नॉलेज कंस्ट्रक्शन होगी, यानी जो आपकी आपका इल्म है ना उसकी एक तमीरी आप कह लें कि जो काम है, यानी इल्म का या आपके नॉलेज का जो एक तमीरी काम है वो आपके एक्सपीरियंस की बेस पे चलेगा, यानी ये एक्सपीरियंस बेस्ड जो है ना वो होगा, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिविज़म जो है ना वो कहा गया। और ये नॉलेज को एक्सपीरियंस के बेस पे यानी तजुर्बे के या मुशाहदे के बेस पे जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करने का अपना एम्फसाइज़ करता है। A teacher who encourages students to explore knowledge independently is practicing। वो टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को मतलब इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे उनको अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने का जो एक आइडिया दे रही है या दे रहा है, वो कौन सी चीज़ प्रैक्टिस कर रही है, ये टर्म है, ठीक है, लर्निंग की। तो ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ये क्या होती है, आप इसकी टर्म से ही देख लें। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी इंक्वायरी कहते हैं किसी चीज़ की तहकीक को करना, किसी चीज़ की तहकीक करना। तो जब आप स्टूडेंट को फ्री हैंड देंगे, उसको इंडिपेंडेंटली काम करने देंगे, तो आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर कोई प्रेशर या बर्डन डालने की बजाय उसको जब थोड़ा सा खुद काम करने की तरफ, जिसको हम ग्रुपिंग या कोलैबोरेटिव वाला भी हमने पीछे कुछ टर्म्स में पढ़ा था, तो वो फिर इंक्वायरी बेस्ड काम करेगा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करेगा, वो रिसर्च करेगा। वो ऐसे ही उठ के तुक्के शुक्के मार के या क्रैम करके कोई चीज़ आपके सामने नहीं लाएगा, उसकी कोशिश होगी। और सारी बात है, ये कोई 5वीं 10वीं के क्लास के बच्चे की तो बात नहीं हो रही, ठीक है। उस बच्चे की बात हो रही है जिसको एक टीचर समझता है कि ये एक्सप्लोर कर सकता है कुछ आइडियाज़ को या नॉलेज बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको जो है ना वो ये तहकीक की मद में तहकीक के साथ जो है ना वो आगे लेके आ सकते हैं। आपको पता है क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ऊपर एक टीचर को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब एक्सेप्शनल होते हैं, जिनके ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर जो ना टीचर इतना फोकस ना भी करे, तो लेकिन उसको इतना एतमाद होता है कि मैंने इसको काम दिया तो इसने ऐसे करना है, जो कि उसको सूट भी करता है। तो इस तरह से कुछ ये प्रैक्टिस का मेथड है जो उन्होंने पूछा है। द एजुकेशनल अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द होल चाइल्ड इंक्लूडिंग इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो वो ये एजुकेशनल अप्रोच है
आपकी एक तालीमी आप कह लें कि अप्रोच है। अप्रोच का मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं। इसका लोग भी मतलब ज़ाहिर बात है किसी चीज़ तक रसाई हासिल करना, तो एजुकेशनल अप्रोच अप्रोच सोच को भी कहते हैं। तो ऐसी कोई तालीमी सोच जिसमें किसी चाइल्ड की, बच्चे की जो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, यानी उसकी जो जज्बाती और सोशल यानी उसकी जो माशरती डेवलपमेंट है, उसके ऊपर उसकी जो है ना वो फोकस होता है। तो वो होती है होलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है, होलिस्टिक एजुकेशन होता है ये। द रोल ऑफ फीडबैक इन द लर्निंग प्रोसेस इज़ टू, जो भी कोई काम हो, ख़ास तौर से लर्निंग में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो लर्निंग में जो फीडबैक का रोल होता है वो होता है गाइड एंड इम्प्रूव लर्निंग। यानी आप गाइड भी करते हो और लर्निंग के रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट उसमें होनी चाहिए उसके रिलेटेड भी आप उसको पता करते हो। द फिलोसफी दैट बिलीव्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमलेस आइडियाज़ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स, तो ये है पेरेनियलिज्म। पेरेनियलिज्म, ठीक है। पेरेनियलिज्म जो है ना ये कहती है कि जो टाइमलेस आइडियाज़ हैं और जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उसके ऊपर ये फ़िलोसफाना फ़िलोसफिकल जो है ना वो अप्रोच रखती है, फ़िलोसफिकल बिलीव रखती है। तो इसलिए इसको फ़िलोसफी दैट बिलीव्स, यानी फ़िलोसफी की एक किस्म है जो बिलीव करती है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमलेस आइडियाज़, और उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ्स के ऊपर जो है ना वो ये ज़्यादा बिलीव करती है। द प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू क्लासरूम, तो ये है ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है, सिंपल सा है। ब्लेंडेड लर्निंग, टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में लाने की जो टेक्निक है उसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। विच थ्योरी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन जो है ना आपका जो माशरती मेल जोल है या इंटरेक्शन होता है, वो कौन सी थ्योरी है जो इस पर ज़्यादा फोकस करने का जो ना वो कहती है, तो ये है कंस्ट्रक्टिविज़म, जो हमने पीछे पढ़ा भी था, ठीक है। नेक्स्ट है, अ टीचर हु अडॉप्ट्स देयर टीचिंग स्टाइल टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट लर्नर्स इज़ नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इसी चीज़ को ही कहते हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ में लचक दे रहे हो, आप किसी चीज़ में फ्लेक्सिबल हो और कुछ उसमें इतनी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि बच्चा जो है ना वो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। मैंने क्योंकि मास्टर्स लेवल की इंग्लिश को पढ़ाया हुआ एम इंग्लिश को, तो उसमें मेरी भी यही कोशिश होती थी तो इम्कान के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं उनकी फ़्लेक्सिबिलिटी का जो है ना वो ख्याल रखा जाए, क्योंकि उसमें हर एक की अपनी एक रूटीन होती है और उसमें कुछ हाउसवाइफ्स भी थी, कुछ वर्किंग वुमेन्स भी थी। इवन मुझे अभी भी याद है एक दो खातून ऐसी भी थी जो जिनके शायद 2 या 3 बच्चे भी थे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर लेक्चर की टाइमिंग और टेस्ट की टाइमिंग जो है ना वो एडजस्ट होती थी कि जिसमें वो फ्लेक्सिबल जो है ना वो हो। तो टीचर को उसी अप्रोच के साथ काम करना चाहिए ताकि वो जो डिफरेंट लर्नर्स हैं उसके जो लर्निंग का जो स्टाइल है उसको मीट कर सके। अब वो एक ही स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सबको लेके चलेगा तो सब नहीं सीख पाएंगे, कुछ ना कुछ पीछे रह जाएगा किसी ना किसी का काम। द टर्म डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस रेफर्स टू, ये टर्म है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये है अडॉप्टिंग लेसन्स टू मीट डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स, यानी लर्नर्स जो होते हैं उनकी जो मुख्तलिफ़ तरह की ज़रूरियात होती हैं उसके अकॉर्डिंग लेसन्स को जो है ना वो अडॉप्ट करना। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस वाज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है ना मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का कंसेप्ट जो है ना वो दिया था। विच इज़ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल, क्विज़ पढ़ा था हमने इसको भी। लेकिन क्योंकि देखें थोड़ा सा इसमें सब्जेक्ट लाइन चेंज होगी तो ये आपको नया लगेगा। लेकिन इसमें जो हमने फेज़ 1 में पढ़ा था वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे अभी भी याद है, लेकिन उसकी सब्जेक्ट लाइन एक्चुअली याद नहीं है। तो अ मेथड ऑफ टीचिंग दैट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स इज़, तो ये है कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। तो क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन के साथ आ रहे होते हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ले आऊँ ताकि मैं भी अगर पेपर में इसी के अकॉर्डिंग इसी तरह से ही आ गया तो एटलीस्ट आपको समझ आए। अ करिकुलम डिज़ाइंड टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम वो होता है जो मुकाबला जाती करिकुलम हो, ठीक है।
नेक्स्ट है एजुकेशनल फ़िलोसफी दैट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। वो कौन सी एजुकेशनल फ़िलोसफी है? अच्छा, एक चीज़ है, एक चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने ये लिखा हुआ है ना एजुकेशनल फ़िलोसफी, और ये चीज़ मैं इंग्लिश में भी जो हमारे स्टूडेंट्स होते थे उनको जो उन्होंने पेपर सॉल्व करना होता था उसके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये चीज़ बताया करता था। अब इसको ना कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, वोकैबलरी बिकॉज़ डेवलप हो रही होती है, नहीं आ रही होती है, तो हर एक का उस वोकैब पे इतना ज़्यादा अबूर नहीं होता, वो तो रीडिंग पे होता है ना, ठीक है। टुडेज़ रीडर टुमारोज़ लीडर, ये एक ऐसी प्रोवर्ब नहीं बन गई, इसके पीछे बहुत बड़ी हकीकत है। तो एजुकेशनल फ़िलोसफी, ठीक है, दैट जो एम्फसाइज़ेस, जो ज़ोर देती है द इम्पोर्टेंस, आपको पता है कि ये आई के साथ शुरू होता है, हम इसको दी पढ़ेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, यानी जो हकीकी ज़िंदगी की, रियल वर्ल्ड मतलब होता है हकीकी ज़िंदगी के जो चल रही है उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर, जो तजुर्बात के ऊपर, उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर ज़ोर देती है। वो कौन सी होती है? वो है प्रोग्रेसिविज़म। प्रोग्रेसिविज़म जो ना प्रोग्रेस से ही निकला है। प्रोग्रेस आपको पता है चलते रहने का नाम होता है, तरक्की का नाम होता है। द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इज़ एनालिटिकल थिंकिंग। ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हर एक की पास नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। मैं इतने शोर से कह सकता हूँ कि मेरे जैसा बंदा भी अभी NTS जिसने कई टाइम जो है वो पास किया और गवर्नमेंट सेक्टर में एलोकेशन हासिल की हैं, उसका भी इतना अभी लेवल नहीं है, यानी मेरा भी, कि मैं NTS के जो एनालिटिकल रीजनिंग वाले जो सवाल है ना उसमें अभी तक मेरा इतना हाई स्कोर नहीं रहा। ऑल्दो आई हैव गॉट 76 मार्क्स एज अ हाईएस्ट स्कोर इन NTS, बट जो एनालिटिकल रीजनिंग या थिंकिंग वाले सवाल होते थे उसमें मैं थोड़ा सा वीक रहा हूँ। मैं ऐसे ही आपसे झूठ बोलूँ, उसकी वजह यही है कि हर एक के पास एनालिटिकल थिंकिंग जो है ना डिफरेंट होती है, और ये एनालिटिकल थिंकिंग जो है ना आपको पढ़ने से ही आती है। हर एक बंदा इसको नहीं दावा कर सकता कि मेरी एनालिटिकल स्किल जो है ना वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है या मैच्योर्ड है। तो ये जी आपका लेक्चर 2 था। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर के साथ।